हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा हेयर। सो आज था आपके पास EMRS का एग्जाम 16 दिसंबर को। आज जो फर्स्ट आपके पास शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली, उसमें था प्रिंसिपल की पोस्ट का, और जो शिफ्ट 2 थी वो थी पीजीटी के लिए। तो आज मैंने जो एग्जाम दिया था वो था पीजीटी फिजिक्स का। ये उसका क्वेश्चन पेपर है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए और क्या नहीं, कैसा क्या रहा पेपर में, किस तरह का पेपर आया है। और जो आपके पास कल है 17 को, तो आपके पास जो मेनली हॉस्टल वार्डन और जो जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट के कुछ इस तरह के एग्जाम हैं कल, दोनों तो अलग अलग शिफ्ट में होंगे। उनको लेके काफी कमेंट्स थे बच्चों के जो मेरे पास जब पहले मैंने EMRS की वीडियो शेयर की थी। तो अभी मैं बताऊंगी आपको क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए। और 23 को आपके पास जो है रिमेनिंग पेपर होगा टीजीटी का, और 24 दिसंबर को लास्ट होंगे अकाउंटेंट और टीजीटी म्यूजिक वगैरह के। तो फाइनली आपके पास अभी 3 दिन और EMRS के पेपर चलेंगे, 17 को, 23 को और 24 को। तो आज जो एग्जाम आया है उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो 150 मार्क्स का ही आना था, 150 मार्क्स का था। सबसे पहला नेगेटिव मार्किंग है, जिसे नहीं पता उसे बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे इसमें, क्योंकि जो आपके पास DSSS भी था ना, उसी जैसा लेवल लगा मुझे इसका, और बिल्कुल स्टैंडर्डाइज पेपर था। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया, सिलेबस से ही था पेपर, सिलेबस से था पूरा। इसमें आपके पास सबसे पहले था जनरल अवेयरनेस, जो कि 10 नंबर की थी। देखो मेरी जीके इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जो जीके थी ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे 10 नंबर में जो आपको करने चाहिए, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। तो एक तो जो लेटेस्ट मैच हुए ना, T20 से क्वेश्चन था इसमें, तो लेटेस्ट मैच जो हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लेना कि किस में कौन जीता है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। और एक हरियाणा की एकेडमी से रिलेटेड था, और एक ये सार्थक, जो हमारे यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, तो सार्थक से क्वेश्चन था। तो NEP पॉलिसी जो आपकी दे रखी है, उससे यहाँ पर भी एक NEP में ही करके आपको सार्थक पूछा गया था, और NEP से क्या क्वेश्चन आया वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो अभी के लिए यही जो है 10 नंबर में नॉर्मल जीके थी, नॉर्मल साइंस थी, एक जो है आपके पास फ्रेगमेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चन था साइंस का, जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा। तो इस तरह से 10 नंबर में नॉर्मल जीके थी, तो ज्यादा आपको जीके पे तो फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं से भी आ जाती है, आपकी जनरल अवेयरनेस होती है। सेकंड है आपका रीजनिंग एबिलिटी। जो रीजनिंग एबिलिटी है ना, ये DSSS की थी, पूरी यूं की यूं वही सिलेबस था, और 20 क्वेश्चन थे इसके। जो इक्वेलिटी है ना आपके पास, उससे 3 क्वेश्चन थे। वेने डायग्राम से आपके पास जो है, अगर आप सिलोगिज्म को वेने डायग्राम से सोल्व करते हो, तो उसमें जो है 3-3 स्टेटमेंट वाले आए थे, जो वेने डायग्राम से सोल्व होना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसीलिए 10-50 वाले रूल से जो है मैंने तो सोल्व किए थे, मैंने वही सीखा है। तो सिलोगिज्म से थे आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन थे, तो सिलोगिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। रीजनिंग में 5 नंबर तो यहीं से आगे थे। उसके बाद आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से, और आपके पास डायरेक्शन से थे क्वेश्चंस। डायरेक्शन से जो नॉर्थ ईस्ट वाले, उससे भी 2-3 क्वेश्चन थे आपके पास। असर्शन वाले क्वेश्चन आए हुए थे, असर्शन और जो रीजन आपके पास होते हैं वो। और लास्ट आपके पास ब्लड ग्रुप से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 से 5। तो रीजनिंग में बस यही टॉपिक्स आए हैं और कुछ नहीं आया है। तो ये टॉपिक बड़े अच्छे से कर लेना आप। जिसने DSSS का किया होगा उसके लिए तो बेटर है, क्योंकि बहुत ही रीजनिंग जो है ना बिल्कुल सिमिलर वही थी, लेवल भी वही था, बिल्कुल स्टैंडर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटर ICT। देखो ये बिल्कुल नॉर्मल था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आप कंप्यूटर का कभी भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर आए, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन 100% आता है। एक स्टोरेज से आता है, और वही सब इसी में था। स्टोरेज से था, इनपुट आउटपुट से था आपके पास, और आपके पास ये जो एक शॉर्टकट कीज वाला होता है, कंट्रोल वाला, जो कंट्रोल C इस तरह का। एक इसमें मकैफ का भी पूछा गया था आज, एंटीवायरस। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, पावर पॉइंट से रिलेटेड, सिंपल जो आपको पता होते हैं। तो कंप्यूटर पे लूसेंट वाली बुक, जो जिसका PDF भी मैंने शेयर कर रखा है अपने चैनल पे, तो वो सफिशिएंट थी, उससे बाहर नहीं आया इसमें। 10 नंबर का ये था आपके पास। उसके बाद आया था टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास 10 नंबर का। तो ये आपके पास थी सिंपल CDP, जिसने CTET के लिए पढ़ी होगी वो इजीली कर सकता है। उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेवल जो है ना, थोड़ा सा मतलब रेज ही था। CTET जितनी सिंपल नहीं थी, जैसे वहां पे डोल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से लेवल उनका हाई था। और एक जीन पियाजे से क्वेश्चन था, वो जरूर आता भाई। उसके बाद देखो ये 50 नंबर आपके कवर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट था आपके पास वो था टीचिंग एप्टीट्यूड्स। के बाद जाता है आपके पास जो डोमेन नॉलेज थी। डोमेन नॉलेज में आपके पास आता है सब्जेक्ट और NEP की जो पॉलिसी है वो, और उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल जो बेस्ड आपकी पेडागोजी होती है वो आई थी। तो इसमें जो 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग रह सकता है,
क्योंकि मैंने इसमें देखा है 70 मार्क्स में आपका जो सब्जेक्ट था, मेरा फिजिक्स जो आया हुआ था वो था आपके पास 11th-12th का था, क्योंकि ये पीजीटी का पेपर था तो बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर था जैसे DSSS का होता है। 11th-12th जिसने डेप्थ में पढ़ी है वो इजिली कर सकता है, लेकिन डेप्थ में मींस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल की भी होनी चाहिए, प्लस एक्सपेरिमेंटल भी होनी चाहिए। तो अपने सब्जेक्ट की जिसे डेप्थ नॉलेज है, जिसने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है वो कर सकता है, लेकिन हाँ 11th-12th से बाहर नहीं था। कुछ क्वेश्चंस छोटे मोटे थे जो कि जैसे आपके एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोमीटर रिलेटेड हो जाते हैं फिजिक्स में, तो वो आप बीएससी वगैरह में कर लेते हो। तो जिसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसके लिए वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे। उसके बाद एनईपी 2020, तो एनईपी 2020 में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, वो सब्जेक्ट से लिंक करके आपके पूछे गए थे, तभी ये डोमेन नॉलेज में आया है आपके पास। तो बिल्कुल डायरेक्ट एनईपी नहीं पूछी गई है, लेकिन एक यूट्यूब पे वीडियो है सचिन सर की, वो काफी हेल्पफुल है, उससे आपके 3-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे एनईपी के, क्योंकि स्टार्टिंग में भी आ रही है एनईपी और बाद में सब्जेक्ट में भी आ रही है, तो इतनी हेल्प आपकी वहां से हो सकती है एनईपी 2020 पॉलिसी से। एट लास्ट आपके पास आता है हिंदी और इंग्लिश। तो जिसे नहीं पता उसे मैं बता देती हूँ, आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग से 40% मार्क्स चाहिए, तभी आपका पेपर जो है ना वो मार्किंग में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो 10-10 नंबर की आई थी, 10 मार्क्स की हिंदी थी, 10 मार्क्स की इंग्लिश थी। जो आपके पास ये इंग्लिश और हिंदी है, इसमें आपको अलग से 10 में से 4 मार्क्स लेने हैं, तभी आपका मार्किंग होगी, अदरवाइज मार्किंग नहीं होगी। तो इसमें जो आपके पास हिंदी आई थी उसमें तो देखो एक पैसेज आया था, तो 4 नंबर लेना बड़ा इजी था। इसे आप हिंदी में बोलते हो जो गद्यांश वगैरह बोलते हो, लाइक उस तरह का पैराग्राफ आता है, पैसेज, तो इस तरह से आया था, तो यहीं से आपके 4 नंबर बन गए थे। तो हिंदी तो मुझे लगी आसान, और दूसरा संधि समास, और एक ये शब्द युगम, और एक प्राइवेची, ये पूछे गए थे आपके पास। एक मुहावरा भी था कुछ, अक्ल का दुश्मन करके, तो इस तरह के इजी मुहावरे थे। तो हिंदी में तो इजी रहा, लेकिन इंग्लिश में आपके पास कोई पैसेज नहीं था। तो इंग्लिश में आपको एक्टिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे नाउन प्रोनाउन इन सब की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो वॉइस भी इन्होंने पूछा था, टेंसेस भी इन्होंने पूछी थी। टेंस की तो मैंने वीडियो शेयर कर रखी है, वहां से क्वेश्चन था, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रखा है मैंने। उसके बाद जो है आपके पास था टेंस से, इसने 3 क्वेश्चन पूछे थे भाई, 10 में से 3 क्वेश्चन टेंसेस के थे। एक क्वेश्चन आर्टिकल का था, एक क्वेश्चन वॉइस का था, और एक आपके पास जो है प्रीपोजिशन से था, दूसरा जो है आपके पास एक सिनोनियम एंटोनियम से था। तो ये सब आपके पास था इंग्लिश का, जो कि आपको इसमें 4 नंबर लेने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो ये था आज के पेपर के लिए, मैंने आपको पूरा कंप्लीट मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। जो भी पेपर आया हुआ, ये क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में, तो ये पूरा सेटअप ऐसा रहा, पैटर्न रहा, आप ये कह सकते हो ईएमआरएस का। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जिसने तैयारी की है उसके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है, अच्छा मौका है, वैकेंसीज भी बहुत है। और दूसरा एक कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन करके है कि एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड करके लेके जाना, तो जिसे नहीं पता उसे बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ जो एडमिट कार्ड के साथ सेकंड पेज है ना, वही आपको लेके जाना है। तो कोई सेल्फ डिक्लेरेशन का डाउनलोड मत करना अलग से पीडीएफ, वो स्क्राइब के लिए है कि किसी को अगर अपने आप को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए है वो, और बाकी कुछ नहीं करना आपको, जैसे जाते हो नॉर्मल जाना है। अब जो आपके पास है पैटर्न यही जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाले में, हॉस्टल वार्डन वाले में, टीजीटी वाले में, सब में यही पैटर्न रहेगा। तो एग्जाम जो भी है आपका, जिसका भी नहीं हुआ है वो अपनी अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये वीडियो जो है काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।